सीआर स्टडी हब में स्वागत और अभिनंदन है। अब आज हम व्यंजन संधि का जो पहला नियम पढ़ा था, सगोष संधि अपन ने पढ़ी थी, और व्यंजन संधि का दूसरा प्रकार या दूसरा नियम जो कि अघोष संधि है। कौन सी संधि है? अघोष संधि। अघोष संधि के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर हमारी अघोष संधि नाम से विदित है। अघोष का मतलब है कि जब संधि होगी तो वहां पे आने वाला नया वर्ण या बदलने वाला वर्ण होगा वो अघोष ही होगा। अघोष वर्ण कौन से हैं? पिछली कक्षा में व्याकरण के अंग में, उसके बाद वर्णों में अपन ने पढ़ा था। उस वक्त अघोष सघोष दोनों पढ़े थे। अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, साथ ही उसमें ऊष्म व्यंजन वगैरह शामिल होते हैं। तो अब इसमें अघोष संधि, अघोष संधि किसे कहते हैं? तो अघोष संधि जब किसी सघोष वर्ण के बाद, जब किसी सघोष वर्ण के बाद अघोष वर्ण आए तो वह अघोष वर्ण में बदल जाता है। किस वर्ण में बदल जाता है? अघोष वर्ण में बदल जाता है। कौन सी संधि हो गई? अघोष। जैसे कि पहले सघोष, साथ में आएगा अघोष, संधि करते वक्त वो शब्द किस में बदल जाएगा? अघोष में। इसीलिए इस संधि को कौन सी संधि कहते हैं? अघोष संधि कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण के रूप में क्षुद्ध धन पिपासा। अघोष संधि सघोष का जिस प्रकार पहला नियम चला था उसकी जस्ट विपरीत है। उसमें पहला तीसरे वर्ण में बदल रहा था, यानी कि जो सघोष अघोष था वो सघोष में बदल रहा था, और यहाँ पर जो सघोष है वो किस में बदलेगा? अघोष में बदलेगा। शुद्ध पिपासा, तो इसका हो जाएगा क्षु द, अपने वर्ग का तीसरा है तो पहले में आ जाएगा, चौथा होता तो वो दूसरे में आता, तो यहाँ पे हो जाएगा शुद्ध पिपासा, भूखा प्यासा। भूख, शुद्ध पिपासा यानी कि शुद्ध पिपासा ये है उसका। अब जैसे अपन ने लिखा यहाँ पर शतकार, लेकिन वो पहले कैसे लिखा जाएगा? शब्द धन का। इसकी संधि करेंगे तब क्या हो जाएगा? यही द अपने त में बदल गया तो यहाँ पे हो गया शतकार। क्या हो गया? शतकार। उसी प्रकार इसमें जैसे अपन आगे इसमें आते हैं एक उत्धनशा। ये हमारा सघोष वर्ण है और ये अघोष है, ऊष्म व्यंजन इसमें आ गए, तो ये अपने तीसरा है वो पहले में बदल जाएगा, यानी कि द अपने ही वर्ग के त में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्साह। क्या हो जाएगा? उत्साह। तो ये हमारी अघोष संधि है जिसमें सघोष वर्ण के सामने अगर अघोष आए तो वो किस में बदल जाता है? अघोष में ही बदल जाता है। जैसे कि तद धन पर, तो क्या हो जाएगा? तत्पर। क्या हो जाएगा? तत्पर। तो ये हमारी अघोष संधि होगी। अब अघोष संधि एक बार इसका यह पहला नियम पूरा देख लीजिए, इसे रिवाइज कर लीजिए। चलो ये हो गया रिवाइज इसका। जब किसी सघोष के सामने अघोष आएगा तो अघोष हो जाएगा, और ये कौन सी संधि होगी? अघोष संधि। अघोष संधि का एक और नियम, जिस प्रकार उसका दूसरा नियम था सघोष संधि का, अगर कोई सघोष वर्ण है
या कोई अघोष वर्ण है वो हमेशा बिना किसी नियम के आगे उसके कोई सघोष है तो उसी में बदल जाता है। कई बार अघोष वर्ण है वो अगले जो शब्द होगा उसके पहले वर्ण के अनुसार ही बदल जाता है, वो थी सघोष संधि। इस अघोष संधि में ऐसा है कुछ स्थितियों में क्या होगा, कुछ स्थितियों में पहले आने वाला सघोष वर्ण अगले वर्ण के अनुसार ही बदल जाता है। कुछ स्थितियों में पहले आने वाला सघोष वर्ण अगले वर्ण के अनुसार ही बदल जाता है। ये कौन सी संधि पढ़ रहे हैं अपन? अघोष संधि। जैसे कि त धन ट, तो क्या हो जाएगा? गलत, सही लिखना हो तो ऐसे लिखो ट। ठीक है, उसी प्रकार त साथ में आएगा च, तो ये अगर आएगा तो साथ में आएगा स, तो वो क्या होगा? ट में बदला, सीधा अपने ही पहले बार त के साथ च आया तो वो उस च में चला, त था किस में चला गया? स में। अब जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, तत् धन टीका, तो इसमें क्या हो जाएगा? तट्टिका। तट्टिका शब्द अपने आगे एक बार और आएगा जब अपन इस व्यंजन संधि का तीसरा भाग पढ़ेंगे, मूर्धन्य संधि। मूर्धन्य संधि में यह आएगा, मूर्धन्य संधि में मतलब जो पहले वाला वर्ण है, पहले या पहले वर्ण का अंतिम शब्द या दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों में से कोई एक अगर मूर्धन्य हो तो संधि होते वक्त दोनों स्थितियों में मूर्धन्य हो जाता है। तो इसमें देखिए दूसरा मूर्धन्य है, या तो पहले के अंत का, दोनों में से एक ही बताया, अथवा बोला उस बीच में, या अथवा, तो त या तो मूर्धन्य है नहीं, ये मूर्धन्य है तो ये अपना मूर्धन्य में बदल गया, दोनों स्थितियों में मूर्धन्य में बदल जाएगा। जैसे इसका एक उदाहरण और, तुस धन त तुष्ट, इस धन त इष्ट, तो कौन सा बदला? दोनों शब्द बदलेंगे। जैसे त और ये ट तो अपने आप में पहले से ही मूर्धन्य बना हुआ है। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर ये हमारी कौन सी संधि का काम कर रहा है? अघोष संधि का काम कर रहा है। लेकिन अगर इसको मूर्धन्य संधि में कहे तो ये मूर्धन्य संधि में भी काम आएगा। ये ऐसा शब्द अब इसमें आप पूछेंगे कि अगर सवाल परीक्षा में आ जाता है कि भाई तत् और टीका इसमें कौन सी संधि है, तो उसमें स्पष्ट रूप से आपको या तो एक ही ऑप्शन मिलेगा जिसमें होगी कि भाई अघोष संधि। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो व्यंजन संधि दिया होगा, तो व्यंजन संधि तो भाई वो भी नहीं मिलता है। इन दोनों के अलावा नहीं मिलता है तो तीसरा आपको मूर्धन्य संधि भी मिल सकता है। और कई बार ऐसा अगर मूर्धन्य और वो दोनों आ जाए तो प्रश्न डिलीट होगा, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जैसे पहले ऑप्शन में दे दिया अघोष संधि, दूसरे में दे दिया मूर्धन्य और तीसरे में दे दिया अ और ब दोनों, उस वक्त आपका दिमाग भी काम में लेना। ऐसा मत करना कि भाई दोनों आ गए यार अब तो सवाल डिलीट होगा। सवाल डिलीट तभी होगा जब दोनों के अलावा तीसरा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं हो जो उसकी प्रतिपुष्टि करे। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दे दिया अ और ब दोनों, इसका मतलब ये हुआ कि ये सवाल सही है, ये दोनों में काम आने वाला शब्द है। चलो अब इससे आगे अपन चलते हैं। त च जैसे अपन बोलते हैं इसको क्या कहते हैं? उच्चारण। उसका क्या होगा? उत्धनचारण। क्या होगा? उत्धनचारण। तो क्या हो जाएगा? उच्चारण।
अघोष में बदल गया, पहले अघोष था, कुछ स्थितियों में पहले आने वाला अघोष वर्ण अगले वर्ण के अनुसार ही बदल जाता है। अब इसमें सघोष वर्ण है और यहाँ पर अपन अघोष वर्ण भी इसे कर सकते हैं, क्योंकि अघोष और सघोष दोनों होंगे। सघोष होगा तो वो सघोष संधि में चला जाएगा और ये होगा अघोष तो ये अघोष में आ जाएगा। इसमें अपन ने देखा त के साथ च का मिलन हुआ, अगले में बदल गया, और च क्या है? अघोष शब्द है, क्योंकि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा होता है वो हमेशा अघोष में आते हैं। तो ये हमारा हो गया उत्तधनचारण यानी कि उच्चारण। दूसरा त और स, इसमें देखो शरत धनचंद्र। अब इसमें क्या होगा, त और स से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, चस। लेकिन ये अलग चीज है, ये अपना वही नियम, ये दोनों किसके हैं, इसी के नियम है, इसका भाग अगला आएगा। अब जैसे शरत धनचंद्र, त के साथ च अघोष है, त भी अघोष है, तो ये अगले जो दूसरे वाला शब्द है उसके पहले वर्ण के अनुसार बदल जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा शरतचंद्र। और इसका तीसरा जैसे त और छ, उसमें सतधन शास्त्र, इसकी संधि करेंगे तो त और श जुड़ता है तो क्या होता है, अपने ही वर्ग के, जैसे त और स किसमें बदल गए, चस। च वर्ग के दोनों जो अघोष है उनमें बदल जाते हैं, यानी कि त और ये स जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्शास्त्र। उत्तधन शिष्ट क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट। उत्तधन शिष्ट उच्चिष्ट। इस प्रकार हमारी अघोष संधि का पहला नियम जो अपन ने पढ़ा, सघोष के बाद अघोष आए तो अघोष हो जाता है, और तो कुछ स्थितियों पहले आने वाला अघोष वर्ण है वो दूसरे के अनुसार बदल जाता है। तो दोनों नियम इस अघोष संधि के पूरे हुए, और हमारी व्यंजन संधि का दूसरा नियम यानी कि जो अघोष संधि था वो यहाँ पर पूरा हुआ। इसके बाद इसका तीसरा नियम है वो है मूर्धन्य संधि, जो इसी पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे। तो अपन व्यंजन संधि पढ़ रहे थे, व्यंजन संधि में ये चीज जैसे कि शुरुआत से पढ़ी है, पढ़ रहे थे का मतलब ये हुआ, तो उसमें ये चीज होगी कि अपन ने इसकी सघोष संधि पढ़ी, अघोष संधि पढ़ी, अघोष संधि के दोनों नियम पढ़े। उसके बाद हमारी जो तीसरी संधि है व्यंजन की, तीसरा नियम है वो कौन सी संधि है, मूर्धन्य संधि। कौन सी संधि है, मूर्धन्य संधि। मूर्धन्य संधि का मतलब यह है कि इसके अंदर री ट वर्ग, र और श षटकोण ये कहां से बोले जाते हैं, हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं। इसलिए मूर्धन्य संधि में इन वर्णों का ही मेल होगा, या जिन वर्णों का मेल होगा वो इन्हीं वर्णों में बदलेंगे, तभी जाके मूर्धन्य संधि होगी। और मूर्धन्य संधि का एक नियम यह कहता है कि यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण या, ध्यान रखना बीच में या बोला तथा नहीं, पहले शब्द के अंतिम वर्ण या दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में से कोई एक, दोनों का जरूरी नहीं है, सिर्फ एक, कोई एक
हो, कोई एक मूर्धन्य वर्ण हो, तो वो किस में बदल जाता है? तो दोनों में वर्णन का मूर्धन्य रूप रहता है, मूर्धन्य रूप में बदलता है। जैसे एक शब्द लिखा ईश, धंत। अब एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, इसमें बदलेगा तो जरूर, लेकिन जिस तरफ या तो अंतिम वर्ण या दूसरे का पहला वर्ण, दोनों में से एक होगा मूर्धन्य, और सामने वाला अगर मूर्धन्य नहीं भी है, किसी अन्य वर्ग का है, तो वो भी मूर्धन्य में बदलेगा। जैसे ईश, धन, त। श हमारा मूर्धन्य है। मूर्धन्य शब्द कौन कौन से? री, ट वर्ग पूरा, र और श, ये हमारे मूर्धन्य। ठीक है, ईश, धन, त, तो यहां पे क्या हो जाएगा? स तो है वैसे ही रहा, और ये किस में बदल गया? मूर्धन्य में बदल गया, यानी कि क्या हो गया? इष्ट। जैसे हमारा शब्द है विषधनु, तो क्या हो जाएगा? न है वो अपने मूर्धन्य में बदल जाएगा, और यहां पर हो जाएगा विष्णु। क्या हो जाएगा? विष्णु। उसी प्रकार ईश, धन, त, इष्ट, विष, धनु, विष्णु, और पुष, धन, त, तो क्या हो जाएगा? पुष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्ट। उसी प्रकार कृष, धन, ना, क्या हो जाएगा? कृष्ण। इसमें अपने जैसे कि पुष्ट, इष्ट, विष्णु, कृष्ण, तो इसमें सब में आपने देखा कि पहले का अंतिम वर्ण है वो हमारा कौन सा है? मूर्धन्य है, और उसके साथ जो अगला वर्ण आया वो भी मूर्धन्य में बदल गया, और हमारी कौन सी संधि हो गई? मूर्धन्य संधि हो गई। एक बार इसे आप रिवाइज कर लीजिए। अब इसका एक उदाहरण मैंने अपने पिछली कक्षा जो थी, इसका जो पिछला भाग था उसमें अपन पढ़ रहे थे, तो उसमें अपन ने देखा था कि भाई उस संधि जिसमें तत्, धन, टीका, तट्टी का शब्द आया था, जो अघोष संधि थी, तो उसमें भी क्या हुआ था? वो यहीं पे इसमें भी वो उदाहरण सम्मिलित है। तत्, धन, टीका क्या हो जाएगा? तट्टिका। ये दूसरा वर्ण है जो कौन सा है? मूर्धन्य। ये पहला मूर्धन्य नहीं था, लेकिन वो भी बदल गया, और क्या हो गया? तट्टिका। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो। हाँ, तो ये हमारी मूर्धन्य संधि हुई। मूर्धन्य संधि का दूसरा भाग, मूर्धन्य संधि का दूसरा भाग, जिसमें अगर ई या उ इन दोनों के बाद स आए, कौन सा स? श, स और स, सड़ा, तो वो किस में बदल जाता है? वो हमारा बदल जाता है स षटकोण में, क्योंकि स षटकोण क्या है? मूर्धन्य। जैसे कि यदि ई या उ के बाद
स आए तो वह किस में बदल जाता है? श में बदल जाता है। ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे निधन से हो गया निषेध, मनाई, रोक। उसी प्रकार अभिधन शेख, अभिषेक किसी लड़के का नाम हो सकता है, मेरे एक मित्र के भाई का नाम है अजीज, और यूं गए तो अभिषेक जैसे जल से शिव जी का अभिषेक किया। अभिषेक अलग अलग अर्थों में काम आता है, जैसे विधर्षण, क्या हो जाएगा? विषम। सम संज्ञा विषम संज्ञा, सम का विलोम शब्द है वि, ये सम शब्द है, इसका विलोम विषम, वि उपसर्ग जुड़ते ही इसका ऑपोजिट बन जाता है। ये अपन आगे पढ़ेंगे विलोम शब्द, तो उसमें बताएंगे किस प्रकार विलोम शब्द बनते हैं। ये इसका दूसरा नियम हो। पर मूर्धन्य संधि हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मूर्धन्य संधि समाप्त होगी, लेकिन इसके अलावा व्यंजन संधि के कुछ और भी नियम है। एक बार आप इसे रिवाइज कर लीजिए। ये हमारी मूर्धन्य संधि का दूसरा नियम। ई या ऊ के बाद अगर श आए तो वो किस में बदल जाता है? सषटकोण, यानी कि मूर्धन्य श में बदल जाता है। और इसके अलावा कुछ फुटकर संधि, फुटकर संधि कहे तो संयोग है, इसे संधि नहीं कह सकते, आप फुटकर संधि कह सकते हैं। फुटकर शब्द या फिर जिसे अपन कहेंगे संयोग, जैसे समधनकार, क्या हो जाएगा? संस्कार। जैसे आधन छादन, क्या हो जाएगा? आच्छादन। इसमें च का आगमन होता है। संस्कृत में अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत के अंदर यह संधि होती है आच्छादन, उसमें च का आगमन नाम से एक नियम है, च का आगमन हो जाता है। आ और छादन जुड़े तो बीच में च का आगमन हो गया। उसी प्रकार एक अपने और शब्द आता है परिधन छेद। ये हो गया परिच्छेद, इसमें भी च का आगमन हुआ, यह वाला नियम इसमें भी फॉलो हुआ। ठीक है ना, ये परिच्छेद। उसी प्रकार जैसे संस्कृत शब्द खुद है समधनकृत, क्या हो जाएगा? संस्कृत। इसमें ये स आ गया, वहां ऊपर बिंदी के रूप में संकार, संस्कार। पुनरीक्षण, पुनः धनीक्षण, कैसे? पुनर्धन ईक्षण, और हमारा हो गया पुनरीक्षण। इसमें संधि नहीं हुई है, डायरेक्ट जुड़े। जैसे जिल्लाधीश होता है ना, जिल्लाधीश, वैसे जैसे एक शब्द आता है अनाचार। कौन सा शब्द आता है? अनाचार। क्या होगा विग्रह? अनधनाचार, न में सीधा आ जुड़ गया और हो गया हमारा अनाचार। अब इसमें फुटकर शब्द या फिर संयोग कहेंगे, ये भी एक व्यंजन संधि के ही भाग हैं, लेकिन इनमें संधि नहीं होती, इन्हें कहेंगे फुटकर संधि। फुटकर संधि शब्द नहीं होता, संयोग इसके लिए अच्छा शब्द रहता है। कौन सा शब्द? इनके अलावा
एक हलंत का नियम है, यह तो हमारा संयोग हो गया, वो भी एक प्रकार का संयोग ही है, उसमें हलंत युक्त शब्द है। जैसे हलंत युक्त पहले शब्द का हलंत युक्त अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के साथ, दूसरे शब्द के पहले वर्ण के साथ, जुड़ जाता। कैसे? जैसे त्वम धन एव, त्वमेव, ये स्वर था इसीलिए पूर्ण शब्द हो गया। अब जैसे एक शब्द मैं लिखता हूं तत् धन पर, तत्पर, अगर इसमें एक शब्द और भी मिलाऊं तद धन रूप, हो जाएगा तद्रूप। इस प्रकार ये हमारी व्यंजन संधि यहीं पर समाप्त होती है। व्यंजन संधि के ये जो भाग, ये शब्द संयोग में, ये संधियां नहीं है, ये संयोग है, केवल जुड़े हैं शब्द। और जब शब्द केवल जुड़ते हैं तो वहां पे संयोग होता है, ना कि संधि। इस बात का स्पष्ट ध्यान रखें। हिंदी में कोई अपवाद नहीं होता, नियमों से चलती है हिंदी। अब व्यंजन संधि हमारी क्लियर होगी। व्यंजन संधि के 3 भाग थे जो हमने पढ़े, सगोष संधि, अगोष संधि और मूर्धन्य संधि। उसके बाद उसके फुटकल संयोग, फुटकल संधि या संयोग, और उसके बाद ये हमारे जैसे हलंत वर्ण है, हलंत वर्ण अगले में जुड़ जाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का संयोग ही है। तो आज की ये कक्षा यहीं समाप्त हुई। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक महत्वपूर्ण बात, शेयर सब्सक्राइब से ज्यादा अपनी जिंदगी में उतारें। पढ़ें इसे, देखें, समझें, अपने लक्ष्य को फतेह करें, दूसरों को भी फतेह करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।